नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 11 जून 2023 के दैनिक कुछ प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस तथा पीआईबी को आधार बनाकर प्रमुख समाचारों के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ विगत वर्षों में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हम आपको अभ्यास के लिए देंगे और अंत में आज के किसी महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा करेंगे। आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाथी और प्रेरी कुत्ते अफ्रीकी सवाना में पाए जाते हैं, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के समशीतोष्ण घास के मैदानों में नहीं पाए जाते हैं। प्रमुख रूप से अगर हम प्रेरी की बात करते हैं तो प्रेरी एक तरह से समशीतोष्ण यानी एक तरह से टेम्परेट ग्रासलैंड है। कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका, और इनका कनाडा में भी विस्तार है। तो प्रेरी अगर हम कुत्तों की बात करें तो प्रमुख रूप से आप देखें इन समशीतोष्ण घास के मैदानों में पाए जाते हैं। जहाँ तक हाथी की बात करें तो ये अफ्रीकी सवाना में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इस आधार पर अगर हम देखें तो हमारा पहला कथन गलत हो जाता है, क्योंकि प्रेरी कुत्ते ये समशीतोष्ण घास के मैदान में पाए जाते हैं। दूसरा कथन हम देखते हैं, उच्च वृक्ष घनत्व के बावजूद सवाना में खुला आवरण बना रहता है। जब वो आवरण या प्रमुख रूप से जिसको कैनोपी कहा जाता है, तो ये एक तरह से दो भाग में रहते हैं। अगर हम खुले की बात करें तो वृक्षों के बीच में दूरी है और सूर्य की किरणें निचले भागों में आ पाती हैं, तो ये एक तरह से कहलाता है खुला आवरण या ओपन कैनोपी। और जब हम बात करते हैं क्लोज कैनोपी, तो वृक्ष काफ़ी नज़दीक होते हैं। जैसे अगर हम वर्षा वनों की बात करें, रेन फॉरेस्ट की, जैसे अमेजन में, या अगर हम अफ्रीका में कॉन्गो बेसिन की बात करें, तो वहाँ पर क्लोज कैनोपी है, वृक्ष काफ़ी नज़दीक हैं। अगर हम सवाना की बात करें तो ये घास का मैदान जरूर है, लेकिन वृक्षों का घनत्व यहाँ पर काफ़ी हद तक काफ़ी उच्च स्तर पर देखा गया है और वृक्ष काफ़ी एक तरह से घनी मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम आवरण या कैनोपी की बात करते हैं तो ये ओपन है, क्योंकि वृक्षों के बीच की दूरी एक तरह से ज़्यादा है। तो क्लोज कैनोपी नहीं है, ये एक तरह से ओपन या खुला आवरण है। तो दूसरा कथन यहाँ पर सत्य है। तीसरा, सवाना की विशेषता मौसमी जल की उपलब्धता भी है, जहाँ अधिकांश वर्षा एक मौसम तक ही सीमित होती है। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से आप देखें वर्षा कुछ विशेष मौसम में ही है, पूरे वर्ष भर बारिश नहीं होती है और इसीलिए मौसमी आधार पर जल की उपलब्धता रहती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो तीसरा कथन भी सत्य हो जाता है। 2 और 3 सत्य हैं, तो आपको बताने कितने कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें केवल 2 कथन सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर है बी। यहाँ पर प्रश्न का प्रमुख रूप से आधार ये है कि अगर हम सवाना प्रकार के इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो इसका प्रमुख रूप से जो बड़ा आधार है वो जलवायु में जो भी एक तरह से अलग अलग क्षेत्रों में परिवर्तन है, वो भी एक बड़ा आधार है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला, करजोक ईरान, हेनले भारत, ला रिनकोनाडा अर्जेंटीना। तो अगर हम करजोक की बात करें तो यह प्रमुख रूप से लद्दाख का क्षेत्र है, यानी एक तरह से ये भारत में स्थित है। तो पहला कथन यहाँ पर गलत मिला हुआ है। दूसरा, हेनले की अगर हम बात करें तो ये भारत में है, ये लद्दाख के क्षेत्र में ही है और प्रमुख रूप से आप देखें कि डार्क स्काई रिजर्व के रूप में इसको जाना जाता है। तो दूसरा कथन यहाँ पर सही मिलान है। तीसरा, अगर हम ला रिनकोनाडा की बात करते हैं प्रमुख रूप से, तो ये अपने स्वर्ण भंडार के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है और इसे अगर हम देखें तो ये प्रमुख रूप से पेरू में 5100 मीटर की ऊंचाई पर एक तरह से स्थित एक क्षेत्र है। तो अपने गोल्ड के रिजर्व के लिए प्रमुख रूप से इसे जाना जाता था। तो वर्तमान में अगर हम देखें तो यहाँ पर मिलान के लिए अर्जेंटीना दिया है, लेकिन उत्तर जैसा हमने यहाँ पर देखा तो हमारा उत्तर क्या है? पेरू। इस आधार पर आप देखें तो ये कथन तीसरा भी गलत है। यहाँ पर केवल दूसरा मिलान सही है, इस आधार पर हमारा उत्तर हो जाता है ए, केवल एक सत्य है। यहाँ पर प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से ये है कि जो भी ऊंचाई के क्षेत्र है वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो वहाँ की जो स्थितियाँ उसके अनुसार अपने आप में एक सामंजस्य स्थापित करते हैं, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर जो एक तरह से शहर स्थित है, जो भी निवास स्थान स्थित है, वहाँ पर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन की कमी होती है। इस अनुसार वो अपने रहने की जो स्थितियाँ हैं उसमें अनुकूलन बनाकर एक तरह से वहाँ पर निवास करते हैं। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, भरतनाट्यम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भरतनाट्यम नृत्य में शरीर की गतिविधि के व्याकरण और तकनीकी अध्ययन के लिए नंदकेश्वर रचित अभिनय दर्पण ग्रंथीय सामग्री के मुख्य स्रोतों में से एक है। तो इस ग्रंथ के बारे में माना जाता है कि भरतनाट्यम के संदर्भ में प्रमुख रूप से ये एक तरह से एक ग्रंथीय सामग्री का स्रोत है। पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन, भरतनाट्यम नृत्य को एकहारे के रूप में जाना जाता है, जहाँ नर्तकी या नर्तक एकल प्रस्तुति में कई भूमिकाएं करती हैं। तो प्रमुख रूप से आप ध्यान रखें, जब हम भरतनाट्यम की बात करते हैं तो एक हारे का मतलब यह है कि जो भी एक तरह से नर्तक या नर्तकी है उसके द्वारा कई प्रकार की अलग अलग भूमिकाएं एक ही समय नृत्य में अलग अलग रूप में निभाई जाती हैं। दूसरा कथन यहाँ पर आपका सत्य है। तीसरा कथन, प्रथम नृत्य विषय जाति स्वरम है, जिसका शाब्दिक अर्थ है फूलों से विभूषित करना। यह ध्वनि अक्षरों के पाठ के साथ विशुद्ध नृत्य का संयोजन वाला भावात्मक खंड है। भरतनाट्यम में अगर हम पहले एक तरह से भाग की बात करें तो इसे प्रमुख रूप से अलिरिप्पू के नाम से जाना जाता है, न कि जाति स्वरम के नाम से। तो इस रूप में आप देखें तीसरा कथन यहाँ पर आपका गलत हो जाता है। 1 और 2 दो कथन सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है बी, केवल 2 कथन सत्य हैं।
यहाँ पर प्रश्न का प्रमुख रूप से आधार अगर हम देखें तो कला क्षेत्रम के संदर्भ में है, जिससे भारत में कला के संदर्भ में अलग अलग विधाओं को आगे बढ़ाने के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर आप देखें कि जो एक सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं उनके ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर सेक्सुअल हरेसमेंट के कुछ आरोप लगे थे। तो उस संदर्भ में आप देखें कि कला क्षेत्रम के संदर्भ में अलग अलग जो स्थितियाँ हैं उनके बारे में चर्चा काफ़ी बढ़ी हुई थी। इसी आधार पर हमने भरतनाट्यम नृत्य के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछे हैं। चौथा प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आईक्यू एयर द्वारा तैयार विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट वायु में मौजूद प्रदूषक यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के वार्षिक औसत स्तर पर आधारित है। कथन 2, आईक्यू एयर एक स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी है जो आईपीसीसी रिपोर्ट के आधार पर वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट तैयार करती है। यहाँ पर आप ध्यान रखें, अगर हम आईक्यू एयर की बात करते हैं तो प्रमुख रूप से एक ये स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी है, ये कथन सत्य है। और इसके द्वारा अगर हम देखें तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है और वर्तमान में इसका जो 5वां संस्करण है 2022 के लिए वो प्रस्तुत किया गया है। और इसमें पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के बारे में एक तरह से जानकारी प्रमुख रूप से इस रिपोर्ट में दी गई है। तो पहला कथन बिल्कुल सत्य है। आईक्यू एयर के द्वारा वैश्विक स्तर पर वायु गुणवत्ता की ये जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, इसमें अलग अलग 131 देशों में 7,323 जो स्थान है वहाँ पर 30,000 निगरानी जो केंद्र मॉनिटरिंग सेंटर हैं वहाँ पर वायु गुणवत्ता के मानक चेक किए जाते हैं और उस आंकड़े के आधार पर ये विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की जाती है, न कि आईपीसीसी की रिपोर्ट के आधार पर। इस आधार पर अगर हम देखें तो दूसरा कथन हमारा असत्य हो जाता है, पहला सत्य है, इसीलिए हमारा उत्तर है सी। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से यह है कि आईक्यू एयर की ये जो रिपोर्ट सामने आई है विश्व में वायु गुणवत्ता के संदर्भ में, वहां पर मुंबई में वायु गुणवत्ता की स्थिति को सुधार करने के लिए और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में हम विगत वर्षों में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न आपको अभ्यास के लिए देते हैं। आज 2011 की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न हमने चुना है। प्रश्न को देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप, आप प्रमुख रूप से ध्यान रखें, जो भी पॉलिसी दरें हैं, चाहे बैंक दर हो, रेपो हो, रिवर्स रेपो हो, सीआरआर हो, एसएलआर हो, या अगर हम नई जो दर आ गई एसडीएफ उसकी बात करें, अगर दरों को एक तरह से घटाया जाता है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है। तो पहला कथन यहाँ पर आपका सत्य है, बाजार की तरलता बढ़ जाती है, क्योंकि अगर बैंक दर कम होती है इसका सीधा अर्थ है बाजार में ब्याज दरें घटेंगी, आसानी से ऋण उपलब्ध होगा और इससे बाजार में जो तरलता है वो बढ़ेगी। तो हमारा उत्तर है ए। दैनिक क्विज के तीसरे और अंतिम भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा करते हैं और आज के तथ्य में हम आर्कटिक समुद्री बर्फ के संदर्भ में चर्चा करेंगे, जिसके बारे में आप देखें लगातार जो जलवायु परिवर्तन की स्थितियां हैं, जो वैश्विक ताप वृद्धि हो रही है, इसमें पिघलने की जो स्थिति है वो तेजी से बढ़ रही है। और यहाँ पर अब एक आंकड़े सामने आ रहे हैं कि अगर हम जो कार्बन उत्सर्जन की स्थितियां हैं उसमें बहुत ज़्यादा नियंत्रण भी करेंगे तो ये जो बर्फ़ पिघलने की स्थितियां हैं इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आर्कटिक क्षेत्र में जो बर्फ का एक तरह से प्रसार है उसके संदर्भ में नेचर पत्रिका में एक रिपोर्ट सामने आई है और जिसमें कहा गया है कि आर्कटिक क्षेत्र में जो एक तरह से बर्फ पिघलने की स्थिति है उसको एक तरह से रोकना आने वाले कई दशकों में भी संभव नहीं है, अगर हम कार्बन उत्सर्जन की स्थितियों को काफी नीचे ला देते हैं उसके बाद भी। आर्कटिक क्षेत्र में सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो सर्दी के समय में पूरे क्षेत्र में एक तरह से बर्फ का पूरा प्रसार रहता है और अगर हम गर्मियों की बात करते हैं तो माना जाता है काफ़ी हद तक जो सूर्य का प्रकाश वहाँ पर लंबे समय तक पहुँचता है और तापमान बढ़ा होता है तो वो बर्फ़ एक तरह से पिघलती है और माना जाता है कि मध्य सितंबर तक जो भी एक तरह से बर्फ़ है वो पिघलकर काफ़ी पतली हो जाती है और जितना भी एक तरह से बर्फ़ का भाग होता है जो मैक्सिमम रहता है सर्दी के समय में, गर्मियों में एक तरह से आप देखें तो घटकर वो केवल आधा रह जाता है। और जैसे फिर से सर्दियाँ एक तरह से आर्कटिक क्षेत्र में आती हैं, माना जाता है कि मार्च तक जो बर्फ है वो काफी मोटे रूप में पूरे आर्कटिक क्षेत्र में फैलती है। आर्कटिक क्षेत्र में जो बर्फ का एक तरह से प्रसार रहता है उसका महत्व अगर हम देखें, पहला महत्व प्रमुख रूप से ये है कि जो भी एक तरह से बर्फ की परत रहती है समुद्र के ऊपर वो एक तरह से लाइट कलर की होती है जल की तुलना में। इस आधार पर सूर्य का जो भी एक तरह से कह सकते हैं प्रकाश है वो उसको बड़ी मात्रा में बाहर रिफ्लेक्ट कर एक तरह से अंतरिक्ष में भेजती है। इस आधार पर अगर हम देखें तो ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान को निम्न स्तर पर बनाए रखने में इसकी बड़ी भूमिका है और पूरे पृथ्वी में जो भी एक तरह से ऊर्जा का संतुलन है, एनर्जी बैलेंस है, उसके लिए काफी ये आवश्यक है। आर्कटिक क्षेत्र में जब भी समुद्री भाग में बर्फ रहती है तो ऊपरी भाग में अगर हम देखें जो एक तरह से ठंडी वायु है और नीचे भाग में अगर हम देखें जो गर्म वायु है उसके बीच में एक तरह से जो संतुलन है उसको बनाने में भी आर्कटिक की जो बर्फ है वो काफी हद तक एक बड़ी भूमिका निभाती है। तो ये भी उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है और माना जाता है कि जैसे जैसे बर्फ का ये क्षेत्र घटता जाएगा ये संतुलन एक तरह से बिगड़ेगा और पृथ्वी का जो भी एक तरह से ताप की स्थिति है जो नियंत्रित आर्कटिक के माध्यम से भी होता है वो संतुलन यहाँ पर खराब होगा और उस आधार पर पृथ्वी की ताप वृद्धि एक तरह से और बढ़ेगी।
इसी के साथ साथ हमारा आर्कटिक का क्षेत्र जैव विविधता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम कुछ यहाँ पर स्तनधारियों की बात करें, जैसे अगर हम बात करते हैं ध्रुवीय भालू की या वॉलरस की बात करें, तो जो भी एक तरह से समुद्री क्षेत्र में बर्फ़ होती है, उसको प्रमुख रूप से उपयोग करके वो अपने शिकार, अपने एक तरह से प्रजनन की स्थितियाँ और एक स्थान से दूसरे स्थान जो प्रवास करते हैं, माइग्रेट करते हैं, उसके लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ साथ माना जाता है कि जो वहाँ पर परंपरागत रूप में रहने वाले जो वहाँ के इंडिजिनस लोग हैं, जो आर्कटिक क्षेत्र में ही रहते हैं, जैसे हम यूपुक, इन्यूपुट और इनुट की बात करें, तो ये सब वहाँ पर रहने वाली प्रमुख एक तरह से जनजातियाँ हैं, जो एक तरह से बर्फ़ का जो भाग होता है उस पर काफ़ी हद तक निर्भर करती हैं। इसी के साथ साथ माना जा रहा है कि अगर आर्कटिक क्षेत्र से बर्फ़ हटती है, तो माना जा रहा है कि आर्कटिक क्षेत्र का व्यापारिक रूप में जो उपयोग है वो बड़े पैमाने पर हो पाएगा। उसके आर्थिक उपयोग के लिए अलग अलग देशों के द्वारा जो होड़ है वो शुरू हो जाएगी, और आप देखें इसके लिए प्रयास तेजी से बढ़े भी हैं। इसी कड़ी में अगर हम देखें तो भारत के द्वारा भी आर्कटिक क्षेत्र में अपना प्रयास बढ़ाया गया है, और आर्कटिक काउंसिल जो इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से प्राकृतिक संसाधनों को एक तरह से काफ़ी हद तक नियंत्रित करती है, वहाँ पर एक तरह से भारत अपनी पहुँच को बढ़ा रहा है। लेकिन जो नया अध्ययन है उसमें बातें ये सामने आ रही हैं कि वर्तमान में ये माना जा रहा था अध्ययन में कि 2050 तक हम पहली बार आर्कटिक क्षेत्र में एक तरह से पूरी तरह से समुद्री क्षेत्र वहाँ पर बर्फ का भाग नहीं होगा, ऐसा 2050 में होगा। और माना जा रहा था कि 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो ताप वृद्धि है उसके कारण जो आर्कटिक क्षेत्र वो पूरी तरह से बर्फ से मुक्त हो जाएगा 2081 से लेकर 2100 के बीच में। और ये कहा जा रहा था कि अगर मान लीजिए पेरिस समझौता लागू रहता है और 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड हम तापमान की जो वृद्धि है उस पर रोक पाते हैं, तो माना जा रहा था कि ये शायद स्थितियों को हम रोक पाएं। लेकिन अब अध्ययन में बात सामने आ रही है कि ऐसा नहीं होगा, और आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ हटने की जो स्थिति है उससे हो सकता है कि 2030 के आसपास ही एक तरह से प्राप्त कर लिया जाए, जो हम 2050 में अनुमान लगा रहे थे। माना जा रहा है कि लगातार 13% की दर से जो भी आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ का भाग है उसमें एक तरह से हानि हो रही है, तो उसे रोक पाना उतना आसान नहीं है। इस अध्ययन में ये भी बात कही गई है कि जो भी एक तरह से बर्फ पिघलने की घटना आर्कटिक में, उसमें मानव जनित यानी एक तरह से मानव के कारण जो एक तरह से हो रहा है वो लगभग 90% है, और अन्य बचा हुआ 10% प्राकृतिक आधार पर है। तो इस रूप में अगर हम देखें तो मानव हस्तक्षेप के कारण जो ताप वृद्धि वैश्विक स्तर पर हुई है उसने आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ की हानि को तेजी से बढ़ाया है। अध्ययन में ये भी कहा गया है कि अगर हम 2060 तक की बात करें तो जो भी ताप वृद्धि की स्थितियां हैं उनमें अगर हम उत्सर्जन को उच्च स्तर पर या निम्न स्तर पर घटाते हैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जो स्थितियां एक तरह से हो चुकी हैं उनमें आर्कटिक क्षेत्र की जो बर्फ़ है उसके पिघलने की स्थितियां लगातार ऐसी बनी रहेंगी, उसमें बहुत ज़्यादा नियंत्रण कर पाना अब आसान नहीं है। यहाँ पर अगर हम भविष्य की राह की बात करें तो हमारे सामने रास्ता यही है कि कार्बन उत्सर्जन की स्थितियों को हम लगातार घटाएं, लेकिन हमें तैयार रहना पड़ेगा कि भविष्य में आर्कटिक क्षेत्र पूरी तरह से बर्फ से एक तरह से हट जाएगा, और ऐसी स्थिति में कैसे हम सर्वाइव कर पाएंगे उसके बारे में एक तरह से विचार करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आर्कटिक क्षेत्र में तापमान की वृद्धि होती है तो माना जाता है कि जो पोलर जेट स्ट्रीम है उन पर प्रभाव पड़ेगा, और ये जो पोलर जेट स्ट्रीम है ये प्रमुख रूप से गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने से प्रमुख रूप से एक तरह से बनते हैं, और माना जाता है अगर ये कमज़ोर होंगे तो इनके कारण से आप देखें कि एक तरह से ताप वृद्धि और हीट वेव ये यूरोप के क्षेत्रों में आएंगे। साथ साथ अगर हम भारत के उत्तरी पश्चिम क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर बेमौसम की बारिश भी हो सकती है। इस तरह की स्थितियाँ जो मौसम में परिवर्तन के रूप में भविष्य में आएंगी उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ की हानि को रोक पाना अब एक तरह से उतना संभव नहीं दिख रहा है, चाहे हम कार्बन उत्सर्जन को कितना भी घटा लें। आज के दैनिक कुछ को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।